हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12th सीबीएसई की बात करते हैं और उसमें देखते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर हम देखते हैं शीत युद्ध। सबसे पहला चैप्टर शीत युद्ध है और उसके बाद बात करते हैं शीत युद्ध के अंदर के लिए। तो शीत युद्ध का दौर की बात करते हैं। तो देखिए शीत युद्ध का दौर क्या था 1945 से 1990 तक। लेकिन 45 से पहले क्या था, 45 से पहले आपके दो युद्ध हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और ये इतना भयंकर था कि इससे पूरा विश्व हिल चुका था। बहुत ज़्यादा मतलब विश्व में दहशत सी फैल चुकी थी। लेकिन पहला विश्व युद्ध होने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ। और यह युद्ध पहले वाले विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी था, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराए थे और उन परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन था। क्या था? लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन। तो 1945 में जब जो हमारा विश्व था, ठीक है, विश्व हमारे क्या चल रहा, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, इन दोनों के बीच में बटा हुआ था। तो जब 1945 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, जब इन दोनों के बीच में समाप्त हो गई तो तब जाके शीत युद्ध का दौर आया था। लेकिन मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र की अगर बात करूं तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ये थे, और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। देखिए ये मैं आपको लिखा हुआ बाद में दे दूंगा। अब सबसे पहले अब जिक्र करते हैं शीत युद्ध का। तो शीत युद्ध क्या था कि दो या दो से अधिक देशों के बीच वातावरण तनावपूर्ण हो या उत्तेजित हो, परंतु उनके बीच वास्तव में कोई युद्ध ना हो, या फिर ऐसी स्थिति बन चुकी हो जिसमें ऐसा लगे कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। ठीक है, बेचैनी भरी स्थिति हो, जैसे बोलते हैं कि ना शांति हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, और यह युद्ध गोलीबारी या तोपों से नहीं बल्कि वाक संघर्ष यानी कि बातों से, अखबारों के माध्यम से, परस्पर विरोधी बयानों से, चालबाजी और राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला तथा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका। अब दो गुट कौन से थे? दो गुट, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इन दो की बात करते हैं, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में जिक्र कर देता हूँ कि शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका दो बड़ी ताकत बनकर उभरे। तो यही दो गुट आ रहे हैं, देखिए, साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ और विचारों की लड़ाई शीत युद्ध का कारण बनी। शीत युद्ध जिसमें युद्ध की परिस्थितियां बनी तो रहीं, लेकिन परंतु क्या हुआ, कभी भी युद्ध नहीं हुआ। और यह युद्ध कैसे लड़ा जाता था? पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो द्वारा, क्योंकि इसमें प्रचार साधनों की मदद ली पड़ती थी। अब देखिए सोवियत संघ की बात करें और पूंजीवादी अमेरिका की बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अब पूंजीवादी और सोवियत यानी साम्यवादी, साम्यवाद क्या है? साम्यवादी चाहते हैं कि पूंजी का उनका समान वितरण हो, और पूंजीवादी क्या चाहते हैं कि उनका जो हो वो लाभ का उद्देश्य बना रहे। ठीक है, साम्यवादी चाहते हैं समतावादी समाज, कि सभी को समान अधिकार मिले, और पूंजीवादी चाहते हैं मुक्त समाज। क्या चाहते हैं? मुक्त समाज। पूंजीवादी जो चाहते हैं वो निजी स्वामित्व चाहते हैं कि उनका खुद का अधिकार हो, और साम्यवादी क्या चाहते हैं? सार्वजनिक स्वामित्व चाहते हैं जिससे वे सबका अधिकार हो। अब देखिए शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध जो हुआ उसके कारण क्या थे, उसके कारण देखेंगे। सबसे पहले शीत युद्ध के कारण, सबसे पहला है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद मतलब क्या है कि उनके बीच में जो विचार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उनके विचारों के बीच में क्या था, मतभेद था। क्योंकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और अमेरिका पूंजीवादी का था, और मैंने अभी बताया कि पूंजीवादी और समाजवाद में क्या अंतर था। तो दोनों के बीच में, विचारों के बीच में बहुत ही गहरा अंतर था, यानी मतभेद बना रहता था। इस वजह से क्या है कि उनके विचार नहीं मिलते थे। फिर हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ ने क्या किया कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अमेरिका के पास ही परमाणु बम था, तो वह रूस के साथ तकनीकी ज्ञान
को बांटना नहीं चाहता था, वो तकनीकी ज्ञान रूस के साथ बिल्कुल नहीं बांटना चाहता था। जब वो तकनीकी ज्ञान नहीं बांटना चाहता था तो दोनों के बीच में क्या हुआ, तनाव हुआ, मतभेद हुआ। तो 1949 यानी कि 1949 में सोवियत संघ ने क्या किया, परमाणु बम बना लिया। जब सोवियत संघ ने परमाणु बम बना लिया तो दोनों में शस्त्र निर्माण की होड़ शुरू हो गई। और 1953 के बाद दोनों ने एटम बम से भी कई गुना बम बनाया, जिसका क्या नाम था, हाइड्रोजन बम था। फिर उन्होंने रॉकेट बनाने शुरू किए, मिसाइल बनाने शुरू किए, और हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे। तो इससे शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि शीत युद्ध में वो एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे थे, एक से बढ़कर एक क्या बना रहे थे, आपके बम बनाए जा रहे थे, जिससे भय बना था, तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, और इतना भय हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। तीसरा कारण, संसार को दो गुटों में बंटना। दो गुट, पूंजीवादी और साम्यवादी, दो व्यवस्था में बंट गया। अब आता है ट्रूमैन सिद्धांत। क्या आता है उसके बाद? उसका बाद चौथा जो आता है वो आता है ट्रूमैन सिद्धांत। और देखिए, उससे पहले जब ये मैंने बताया संसार को दो गुटों में बंटना, तो जब दो गुटों में बंटा तो अमेरिका ने भी अपनी कई संधियां की, और यूएसआर, अमेरिका दो गुटों में किस में बट गया, एक यूएसए में बटा और दूसरा यूएसएसआर में बटा। ठीक है, ये दो गुट थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ, इनमें बट गया। और सोवियत संघ ने भी जब पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिल लिया, उनके साथ मिला, मतलब संधि करने की कोशिश की, तो उस संधि को क्या नाम दिया गया, यहाँ पर वार्सा पैक्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वार्सा पैक्ट। देखिए, अब आया ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है कि 1947, कब? 1947 अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। उन्होंने क्या किया, साम्यवाद यानी कि यूएसएसआर, उनके प्रसार को रोकने के लिए इस सिद्धांत की घोषणा की। और इस सिद्धांत में क्या मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्र देशों को रूस के आक्रमण से बचाना, शक्ति संतुलन को बनाए रखना, रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, इतना काम था। और इस सिद्धांत ने रूस और अमेरिका के बीच विरोध और आर्थिक क्या बढ़ा दिया, संकट बढ़ा दिया, आर्थिक संकट बढ़ा दिया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन को साम्यवाद का डर था, कि अमेरिका और ब्रिटेन को साम्यवाद का डर कैसा था कि भाई 1917 में रूस की क्रांति आई, और रूस की क्रांति जब सफल हुई तो क्या हुआ, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। तो साम्यवादी सरकार का उदय हुआ, जैसे कि, और कहाँ कहाँ हुआ, अनेक देशों में हुआ। और वो देश कौन कौन से थे? पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। इसी के विपरीत अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देश में जो सरकारें थी, उनसे ज़्यादा ये सरकार पावरफुल बनी। जब ये सरकार पावरफुल बनी और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सफलता मिली, और इस समस्या को इतना गंभीर कर दिया कि साम्यवाद को रोकने के लिए ये सरकारें कुछ भी कर सकती थी। तो इनको इतना डर हो चुका था अमेरिका और ब्रिटेन को कि ये कुछ भी करने को तैयार थे साम्यवाद को रोकने के लिए। ये साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते थे साम्यवाद को रोकने के लिए। फिर आता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है और उसके बाद आर्थिक संकट तो होगा, और वो होना लाजमी भी है, क्योंकि अमेरिका को किसका डर था? अमेरिका को साम्यवाद का डर था। और अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक योजना बनाई जिसे मार्शल योजना कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूरोपीय देशों के आर्थिक सहायता करके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारना। तो रूस ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। इससे रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट आया, उसी के बीच में अमेरिका ने किसकी स्थापना की थी? मार्शल योजना की। और इसका मेन उद्देश्य इन्होंने कहा था कि यूरोपीय देश जितने भी हैं उनकी आर्थिक सहायता करना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारना, ये सब था। लेकिन रूस ने इसे मानने से मना कर दिया और इनके बीच में क्या हो गया? तकरार हो गया। आइए बढ़ते हैं शीत युद्ध के प्रभाव की तरफ। शीत युद्ध के प्रभाव में सबसे पहला कारण है हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ का मतलब क्या है कि शीत युद्ध जो हमेशा युद्ध जैसा वातावरण बना रहा, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ, इसके बीच में हथियारों की होड़ क्या है कि यूएसए और यूएसआर, किसमें? यूएसए एंड यूएसएसआर में
हमेशा हथियारों की होड़ रही, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन बनाएगा और किसके पास सबसे ताकतवर हथियार होंगे। तो इस बीच में जब हथियार बनने शुरू हुए और ये परमाणु बम अमेरिका ने सबसे पहले बना लिया 1949 में, फिर सोवियत संघ ने भी बना लिया। सोवियत संघ ने अमेरिका को देखे 1949 में परमाणु बम बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हाइड्रोजन बम भी बना लिया, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाइड्रोजन बम बना लिया। तो ऐसे ही दोनों में हथियारों की होड़ लगी रही, एक दूसरे दोनों को देखकर हथियार बनाते रहे, मिसाइल बनाते रहे, रॉकेट बनाते रहे और एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े बम बनाते रहे। फिर आता है सैनिक गुटों का निर्माण। सैनिक गुटों का निर्माण अमेरिका और यूएसएसआर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने क्या किया कि दोनों के बीच में सैनिक गुटों के निर्माण की भी होड़ लगी। तो अमेरिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट जैसी संधियां बनाई और इन संधियों में अपने करीबी देशों को मिलाकर उनके साथ संधि बनाई, वार्सा पैक्ट, जिसका नाम दिया गया। तीसरा आता है बर्लिन संकट। बर्लिन संकट क्या होता है कि दूसरे महायुद्ध, बर्लिन मतलब जानते हैं क्या है? जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। तो जब जर्मनी का विभाजन हुआ, यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो हिस्सों में बट गई। तो पश्चिमी जर्मनी, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी जर्मनी मतलब जैसे हम लोग आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी कोई भी किसी को हम देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर मतलब हम सीधा मानते हैं अमेरिका। तो ऐसे ही मानना है कि वेस्टर्न मतलब पश्चिम, पश्चिमी जर्मनी जो है वो किसका हिस्सा है? अमेरिका का। और पूर्वी जर्मनी को जो किसका हिस्सा है वो किसका है? वो सोवियत संघ का है। तो 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की यूएसएसआर ने। किसने की? यूएसएसआर ने। और नाकेबंदी करते हुए क्या किया कि पश्चिमी जर्मनी से यातायात और संचार के साधन बंद कर दिए। अब इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्लिन से हवाई मार्ग से अन्न पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। तो यूएसएसआर को 1949 में ये नाकेबंदी करनी पड़ी और 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। तो ये जो 1961 है वो किस लिए है? बर्लिन की दीवार खड़ी करने के लिए। और 1989 है, ये क्या है? बर्लिन की दीवार गिराने के लिए। आता है कोरिया संकट। जर्मनी की तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया में अमेरिका और उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ की सरकार अस्तित्व में आ गई। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि इनके बीच में जब तक यूएनओ ने मध्यस्थता नहीं दिखाई तब तक ये युद्ध बंद नहीं हुआ। और यूएनओ मध्यस्थता कब दिखाई? 1953 में। और इनके बीच में एक समझौता कराया, जो कौन सा समझौता कहलाया? 38वां समझौता कहलाया। अब आता है वियतनाम संघर्ष। तो वियतनाम संघर्ष से पहले आपको पढ़ना था क्यूबा मिसाइल संकट, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट टल गया, उसके बाद किसका मामला सामने आया? वियतनाम का। 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम के संघर्ष को बढ़ावा देने का संकेत दे दिया और यह युद्ध 1975 तक चला। कब तक चला? 1975 तक। इसके अंदर भी यूएनओ ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद ही अगले वर्ष वियतनाम का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? वियतनाम का एकीकरण हो गया और यह युद्ध बंद हो गया। अब आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सैन्य गुट नहीं बन रहे थे, यानी सैन्य गुटों से अलग रहना था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद स्वतंत्र देश जो ब्रिटेन, फ्रांस के चुंगल से आज़ाद हुए थे, उन्होंने अपने आप को इन दोनों शक्तियों से क्या रखा? अलग रखा। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इनमें भारत शामिल है, इनमें इंडोनेशिया शामिल है, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, मिस्र और घाना, ऐसे 5 देश हैं जो इसमें शामिल है। ये क्या है कि ये अपनी जो भी भूमिका अदा करना चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अदा करना चाहते हैं और दोनों गुटों से दूर रहना चाहते हैं। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ उसके पश्चात देखिए, आपको पता है कि शीत युद्ध में 2 ध्रुवीय विश्व, दुनिया 2 विश्व में बट गई, 2 ध्रुवीय विश्व में बट गई। एक तो आपके अमेरिका की तरफ चली गई, ठीक है, और दूसरी
किसके साथ चले गए? सोवियत संघ के साथ। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो गुटों में बट गई। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ दिया, इसे पश्चिमी गठबंधन कहा गया, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि उनका साथ दिया, इसलिए इसे पूर्वी गठबंधन कहा गया। और इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियाँ भी की। अब संधियाँ क्या थी? मैंने अभी बताया था कि जो अमेरिका ने संधि की थी वो नाटो थी, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में हुई थी। फिर नाटो के बाद सीटो हुई थी, सीटो के बाद सेंटो हुई थी, ठीक है। और इसी प्रकार यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने क्या किया था? वार्सा पैक्ट संधि की थी अपने जितने भी आपके आसपास के जो देश थे उनके साथ मिलाकर, जिसका वार्सा पैक्ट 1955 में की थी, ठीक है। तो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियां छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी, और छोटे देश भी महाशक्तियों के साथ रहना चाहते थे। छोटे देश भी महाशक्तियों के साथ रहना चाहते थे। देखिए, अब रहने के कारण क्या थे? महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ क्या था? आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। भाई, आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही, सैन्य ठिकाने स्थापित कर रहे हैं। अब जो छोटे छोटे देश हैं, महाशक्तियां उन देशों में क्या कर रही है? सैन्य ठिकाने स्थापित कर रही है और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रही है। फिर भू क्षेत्र प्राप्त कर रही है। भू क्षेत्र मतलब उनकी जमीन उनको प्राप्त कर रही है, ताकि वहां से अपने हथियारों का संचालन कर सके, अपनी सेना का संचालन कर सके। और छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तेल और खनिज प्राप्त कर रही है। और दुश्मन देश की जासूसी के लिए भी छोटे देशों का साथ लिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में के दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के देश मैंने आपको बताए थे, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा दिए। सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। तो शीत युद्ध के बारे में यहाँ फिलहाल खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपके साथ क्यूबा मिसाइल संकट और गुटनिरपेक्ष आंदोलन लेकर आऊँगा और उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे, तो आप बेझिझक एक DM कर देना, एक मैसेज ड्रॉप डाल देना, वीडियो के अंदर बता देना कि आपको कहाँ, किस पार्ट में कहाँ दिक्कत आई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम आपके जून के बाद कभी भी हो सकते हैं। फिलहाल तो कोरोना की वजह से ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने इतनी जान खा रखी है, हर आदमी दुखी है कोरोना की वजह से। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस चैनल को बनाए हुए 1 साल हो गया और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। हालांकि स्टार्टिंग के सिर्फ 2-3 महीने मैंने वीडियो ही डाल पाई थी, उसके बाद मैंने वीडियो बहुत रेयरली डाली है। तो आप लोगों का साथ बना रहा तो इस बार मैं कंटिन्यू फिर से कर पाऊँगा और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।